नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब, जिसमें हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की, जहां नारी शक्ति को उसका अधिकार मिलना था। वहीं आज वही मुद्दा सियासत की भेंट चढ़ गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिलाओं के सम्मान और भागीदारी की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा था, वो सदन में पास नहीं हो सका और अब इसकी गूंज सदन से सड़क तक सुनाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी जो इसे आधी आबादी के हक की लड़ाई बता रही है, तो वहीं आरोप यह भी लगा रही है कि विपक्ष ने मिलकर इस बिल को गिराया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो इसे चुनावी स्टंट और भ्रम की राजनीति करार दे रही है और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही। यानी कि मुद्दा वही है, महिलाओं का अधिकार, लेकिन लड़ाई अब सियासत की बन चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नारी शक्ति फिर राजनीति के बीच फंस गई है या सच में महिलाओं के हक की निर्णायक लड़ाई है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करेंगे आज की चर्चा। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में आक्रोश रैली और अभियान के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने आधी आबादी के अधिकारों का विरोध किया। पार्टी का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को उनका हक दिलाने की पहल थी। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष ने साजिश के तहत इस बिल को गिराया और अब जनता के बीच जाकर कांग्रेस को बेनकाब किया जाएगा। विशेषकर कांग्रेस, टीएमसी, सपा के लोगों ने इस अधिनियम का विरोध किया, अधिनियम को पास होने नहीं दिया और आज 70 करोड़ जो हमारे देश की आधी आबादी है, उनके खुशियों में पानी फेरने का काम इंडी गठबंधन ने किया। एक घोर महापाप किया। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, आज वो राहुल गांधी जी कुछ बोले, कहीं बोले, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं। विश्वसनीयता तब झलकती जब वो स्पष्ट और ईमानदारी से कहते नारी शक्ति वंदन को हमारा समर्थन है। उन्होंने समर्थन नहीं दिया और उसके बाद जो बचाव में जो भी बात करें, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए जो बात भी करें, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि वो हमेशा महिला आरक्षण की समर्थक रही है और बीजेपी इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का खेल खेला जा रहा है और चुनावी फायदे के लिए मुद्दे को उछाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2023 के महिला आरक्षण बिल को क्यों नहीं लागू करना चाहती है? यदि उसको आज लागू कर दें तो 2029 से महिलाओं का आरक्षण मिलना चालू हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा के सदस्य संख्या के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के नाम पे परिसीमन विधेयक पारित कराना चाहती थी, अपने हिसाब से सीटों का सीमांकन करना चाहती थी और इसी का विपक्ष ने विरोध किया है। ये झूठ बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण का विरोध हुआ है। आप तो संविधान के जलाए आपके पूर्वज, जिस महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार, बराबरी का अधिकार जो दिया गया, उसको भी आपने विरोध किया था। तो आपका माइंडसेट तो महिला विरोधी शुरू से रहा है और आज ढकोसला कर रहे हैं। बहरहाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत अब अपने चरम पर है। एक तरफ बीजेपी जो इसे महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी एजेंडा और भ्रम की राजनीति करार दे रही है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे की गूंज साफ सुनाई दे रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार तेज होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या ये सच में महिलाओं के हक की लड़ाई है या फिर चुनावी सियासत का नया हथियार? अब देखना होगा क्या इस मुद्दे पर सहमति बनती है या फिर नारी शक्ति यूं ही सियासत के बीच उलझी रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आप देख रहे हैं कि सियासत किस तरह से चरम पर है। सभी अपने आप को नारियों का हितैषी बता रहे हैं, लेकिन इससे में बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है, तो फिर अगर सभी हितैषी हैं तो आखिर में क्या वजह थी जो ये बिल गिर गया? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मेहमानों का परिचय पहले आपसे करवा देते हैं।
के.एस. चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चौहान साहब आपका बहुत स्वागत है। अभय नारायण राय जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों को स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं अभय नारायण राय जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है, यानी कि पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है विपक्ष को घेरने की, और इस मुद्दे को बीजेपी पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है और यही बताने की कोशिश है कि आप लोग महिला विरोधी हैं। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भ्रम फैलाने का काम करती रही है। लोकसभा में बिल को लाना और महिला आरक्षण की आड़ में प्रतिबंध की बात करना, 121वां संशोधन प्रतिबंध को डिलिमिटेशन को लेकर लाया गया। महिला आरक्षण बिल तो 2 सितंबर 2023 के पास हो चुका है, उसके लिए कहा प्रॉब्लम है। उस समय मोदी जी ने और सरकार जी कहा कि 2023 में पास हो गया, हम नई जनगणना करेंगे, जनगणना के बाद प्रतिबंध करेंगे और इसको लागू करेंगे। अगर 2011 के जनगणना पर ही लागू करना था, प्रतिबंध करना था, तो आपको कर लेना था, अभी तक कितने रोका था। लेकिन आप महिला आरक्षण की आड़ में पूरे देश की भौगोलिक पद्धतियों को बदलना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक पद्धतियों को बदलना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का भूख पहली बार बेनकाब हुआ है और प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांगते नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। और आज जो आक्रोश रैली निकली है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा की, वो भाजपा के नेताओं के खिलाफ होनी चाहिए। महिला नेत्रियों को भाजपा के अपने नेताओं को घेरना चाहिए कि आपने हमारे साथ धोखा किया। कांग्रेस आज भी कह रही है, कल भी कह रही थी, आगे भी हम कहेंगे कि आपको आरक्षण लागू। आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी माफी मांग रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि मुझसे भाई क्रेडिट वाली बात है, आप लोग उसका समर्थन कीजिए और मैं जो पूरा क्रेडिट है वो आप लोगों को दे दूंगा, फोटो वोटो जो कुछ भी है वो हम छपवा देंगे। उन्होंने तो कहा था मैं ब्लैंक चेक देता हूं, वो तो समर्थन की बात कर रहे थे। उन्होंने तो यही कहा है कि आप लोग महिला विरोधी हैं। यही तो करने वाली बात है, यही तो झूठ है। क्रेडिट कौन मांग रहे हैं? हम तो महिला आरक्षण मांग रहे हैं, देश को ओबीसी आरक्षण मांग रहा है, देश को मजदूरों किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, उनका हक मांग रहा है। लेकिन आप देना नहीं चाहते। आप जितनी मेहनत कांग्रेस को विपक्ष को बदनाम करने में कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करिए और 2023 के पास कानून जो 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचित हो गया, इसको लागू कर दीजिए। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं के.एल. चौहान जी। चौहान साहब, कांग्रेस तो ये कह रही है कि देखिए हम तो हमेशा से ही महिलाओं के समर्थक रहे हैं और उनकी तो मंशा नहीं थी ऐसी, वो तो चाहते थे कि भाई बिल आए और 2023 में आप लोग लेकर भी आए, कानून तो बन चुका है, लागू कर दीजिए। 2011 की जनगणना के हिसाब से ही करना था तो तभी कर दिया होता, अभी क्यों? क्या देर से समझ आई? देखिए सुनिए, सबसे मेन बात यह है कि सबसे पहले इन्होंने ही बिल की पेशकश की थी सन 1986 में। उसके बाद सन 2000 में फिर से आपने बिल पेश की, तब भी पास नहीं करवाया। उसके बाद 2008 में पेश किया, तब भी उसको क्या बोलते राज्यसभा से पास कराया, लोकसभा से पास नहीं करवाया। उसके बाद 2000 में मोदी जी की सरकार आती है, तब बिल पेश होता है, तब भी आप उसको विरोध करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का विरोध करते हैं। और इस बार 5वीं बार आप फिर से विरोध करते हैं। ये विरोध नहीं है नारी शक्ति का, महिलाओं का, तो और क्या है? सबसे मेन बात यह है कि आज आपने विरोध किया कि नहीं किया, सबसे मेन ये बताइए ना। क्या आप ये बिल का, महिला आरक्षण बिल का विरोध आपने किया या नहीं किया, और वो क्यों किया? और इसलिए, और दूसरी बात यह है, आप बोलते कि परिसीमा ना हो जाए, परिसीमा नहीं का अलग चीज है और महिला आरक्षण बिल एक अलग चीज है। महिला आरक्षण बिल का विरोध आपने क्यों किया? दूसरी बात यह है, क्या परिसीमन आपके समय में नहीं हुआ कभी? बिल्कुल हुआ। और परिसीमन क्या आज की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। 2011 की जो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो जनगणना की स्थिति थी, जो जनसंख्या की स्थिति थी, वो आज की डेट में बदल चुकी है।
वो आज के हिसाब से जो भौगोलिक स्थिति है और जो जनगणना की स्थिति है उसके हिसाब से हम लोग जब बिल पेश करते हैं और जब महिला आरक्षण का बिल लाते हैं तो वो सभी की, और ये जो बिल पेश किया जा रहा है और जो भौगोलिक स्थिति की जा रही है वो एक कमरे में बैठ के नहीं की जाती है सोनी जी। दूसरी बात ये, आपका सिर्फ और सिर्फ ये एजेंडा था कि श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए। अरे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो जब जो काम करेगा वो उसको ही जनता बोलेगी। तो 3 बार ऐसा क्यों हुआ, 3 बार हमारे को भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना गया। तीसरी बात यह है कि आपने सिर्फ महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया, आपने राम मंदिर का भी विरोध किया, आपने 370 धारा का भी विरोध किया, आपने सीसीए का भी विरोध किया। देखिए बिल का, और आपने एक मिनट चौहान साहब, आयुष्मान 2023 में कानून बन चुका है, आप बात लेकर आते हैं आप परिसीमन की। आप आरक्षण दे देते ना, तभी लागू कर देते। जरूरत क्या है परिसीमन की, क्यों आप सीटें बढ़ाना चाहते हैं? अगर आपके पास जितनी तात्कालिक सीटें हैं वो कह रहे हैं उसी में आप लोग बढ़ा लीजिए, दे दीजिए महिलाओं को आरक्षण। नहीं सोनी जी, एक बात बताइए कि जो या फिर आप लोग खुद इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते हैं, ये अब आपको समझ में आ गया। देखिए कोई भी जो चीजें हैं वो सिस्टमेटिकली ही होंगी। इस चीज का आड़ लेके आप इस चीज से छुप नहीं सकते हैं कि आपने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है। ये आप तो अभी भी ये कह रहे हैं कि आप लोग लागू कीजिए ना महिला आरक्षण के परिसीमन से। वो कह रहे हैं 2011 की जनगणना क्यों, उसके बाद लागू कीजिए। सुनिए 2011 की जो जनगणना थी वो एक अलग चीज थी और आज की जो जनगणना है वो अलग है। आज का जो परिस्थिति आज अरे आपके बीच में मैंने नहीं, क्या चीज में अलग है, बीच में मत बोलिए, क्या चीज में अलग है बताइए, पब्लिक जानना चाहती है। 2011 2027 में क्या अलग है, पहले 100 होगा। 2011 में करना था, आज तक रुका क्यों था? जनगणना प्रारंभ हो चुका है। आपका मेन बात ये है कि आप लोगों ने बिल को झूठ बोलेंगे, मुख्यमंत्री झूठ बोलेंगे, हम कर रहेंगे, आरएसएस की राजनीति का इस्तेमाल करेंगे, अफवाह बोलो, महिला विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, पार्टी करेगी वो काम करेगी जो आपने नहीं किया और जो देश क्या काम कर रही है वो करेंगी। प्रधानमंत्री 2 दिन से काम करते रहे, आप 2 दिन से केरलों में भारतीय जनता पार्टी नहीं रुकेगी। आज आपको पड़ी हुई है। चलिए एक मिनट रुक जाइए चौहान साहब आप भी रुक जाइए, और मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। नारायण जी आप भी रुक जाइए। प्रफुल्ल पारे जी हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। पारे जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए नारियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, इस समय जो हम देख रहे हैं कि एक आधी आबादी एक बड़ा वोट बैंक है, यानी कि चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका साबित करती हैं। ऐसे में जिस तरह से राजनीतिक दल महिला आरक्षण को लेकर जो सियासत कर रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको, क्या ये सच में महिलाओं के हक की लड़ाई है या फिर ये कोई बड़ी राजनीति है या फिर एक बड़ी रणनीति के साथ ये राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं? देखिए महिला आरक्षण के बिल का विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन इसमें एक बात जो मुझे समझ में आती है कि ये श्रेय लेने की लड़ाई ज्यादा दिखती है। मैं आपको कुछ 2-3 बातें यहाँ पे कहना चाहता हूँ इस बिल से संबंधित, कि ये बिल 2023 में लोकसभा में पास हो गया। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे हो, तो आप इसके समानांतर देखिए कि नई लोकसभा आई और 850 से भी अधिक लोगों के बैठने की उस नए भवन में व्यवस्था है। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो 1971 में जो 543 सीटें बनी थी उस जनसंख्या के हिसाब से, है ना, तो वो 545 सीटें थी, और वही जनसंख्या जो 71 का जो आंकड़ा चला आ रहा है और उसी के बेस पर 543, मतलब जब 70 करोड़ की आबादी थी तब से 545 सीटें लोकसभा में है। आज उससे डबल जनसंख्या हो चुकी है। तो
उस डबल जनसंख्या के हिसाब से आपको आरक्षण करना चाहिए, मतलब यहाँ सीटें बढ़ना चाहिए। अब पहली चीज तो सीटें बढ़ेंगी, परिसीमन होगा तो, और फिर उसके बाद महिलाओं का आरक्षण है जो 2023 में पास हुआ अभी बिल। मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्तमान में जो लेटेस्ट जनगणना हुई है 2011 की, 2021 में होना था लेकिन कोविड के कारण वो टाल दी गई। ठीक है। तो जो 50 सालों से जो लोकसभा की सीटों का, राज्यसभा की सीटों का, विधानसभा के क्षेत्रों का जो नवनिर्माण करना है, जो से फैलाना है, वो काम पिछले 50 सालों से फ्रीज करके रखा है। लेकिन ठीक है प्रफुल्ल पारे जी, लेकिन मेरा सवाल एक ये भी है, अगर यही करना था तो बीजेपी 2023 में जब लेकर आई थी तभी लेकर आ जाते। 2011 की जनगणना के हिसाब से ही आपको आना था तो तभी आ जाना था, 26 की बात ही नहीं होनी थी। नहीं देखिए, वो तब आ जाना था, कब आ जाना था, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता कि जब 1976 में ये संख्या बढ़ाने को लेकर के जो फ्रीज किया गया तो उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई, वो लोग भी कर सकते थे। तो अगर ये सवाल आप करेंगे किसी आज की सरकार से तो वो पलटकर आपको पिछली सरकार के ऊपर थोप देगा। तो आप वाद विवाद ये मत करिए कि उसने उसको पहले कर देना था, आज ही कर दो, अभी कर दो, इसी सीट पर कर दो, 545 सीटें हैं इसी में आरक्षण दे दो। अरे भाई, आरक्षण 545 सीटें किस जमाने का वो आकलन है आप देखिए ना। अब वो 1971 का, अब उस बेस पे 545 सीटें बनी है, अब उसमें आप फिर से आप 33% रिजर्वेशन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बढ़ी हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी को क्यों इग्नोर करेंगे? आपको सबसे बढ़िया उसका निदान यही है जो मेरी समझ में आता है कि जो 2011 की जनगणना है उस जनगणना को आधार बना करके आप इसको महिला आरक्षण को लागू कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 2026 में जो जनगणना प्रारंभ हो चुकी है ये खत्म होते होते ये लोकसभा का चुनाव निकल जाएगा और फिर उसके बाद उसको लागू करेंगे तो फिर वो अगली बार जाएगा। मतलब आप समझिए 2029 तक 10 साल पीछे चला जाएगा, 2034 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अभय जी आपके पास आना चाहूंगा। अभय जी, अगर सीटें बढ़ रही हैं तो इससे तो सभी राजनीतिक दलों को फायदा है ना, क्या परेशानी है? अगर महिलाओं को आरक्षण मिल जाता है, सीटों में बढ़ोतरी हो जाती है और होना भी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से अगर ये 543 का आंकड़ा चला आ रहा है, अगर ये 815 हो जाए, इसमें महिलाएं भी शामिल हो जाएं तो क्या आपत्ति है? इसमें तो सभी राजनीतिक दलों को फायदा होगा, आपको भी सीटें ज्यादा मिल सकती है। थोड़ा सा इस बात को सोचने का आवश्यकता है कि सरकार आनंद फानंद में सत्र क्यों बुलाई। सरकार ने जनगणना प्रारंभ होने के बाद जब 2026 की जनगणना जो 27 में पूरी होने में घरों की गिनती चालू हो गई, जनगणना का काम चालू हो गया, उस बीच में आप सत्र बुलाते हैं और सत्र में आप कहते हैं कि 2011 के बेस पे कर लीजिए। क्या इसको लेकर कोई सहमति बनाई गई? क्या कोई सर्वदलीय बैठक कराई गई? क्या संसदीय समिति देश में कोई बहस कराकर बात कराकर विपक्षी दलों से बात कर उसको बिल को लाया गया या सत्र बुलाया गया? सत्र वालों को किससे पूछा आपने? ये तो हम जो सोचेंगे, हम जो करेंगे वही फाइनल है। 2023 में आप स्पष्ट रूप से कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण पास हुआ है, हम जनगणना करेंगे, हम डिलिमिटेशन करेंगे और इसको लागू करेंगे 29 में। तो आपको करिए काम, किसने मना किया? लेकिन आप महिला आरक्षण का नाम देकर डिलिमिटेशन में आनंद माने। और मैं तो पहली बार अपने जीवन में जोशी जी 40 साल का राजनीतिक जीवन है, लोकसभा हमेशा देखता हूँ, हमेशा सुनता हूँ। लोकतंत्र में ये जादूगर का नाम नहीं है, क्या थोड़े में जादू निकालेंगे? आप विपक्षी दलों से बात करिए, आप समितियों से बात करिए, आप संविधान चाहने वालों से बात करिए। अमित शाह और मोदी सरकार नहीं है, संविधान का काम
संवैधानिक संस्थाएं करेगी। आपको चुनाव आयोग की तरह और चुनाव आयोग को भी अपने ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं जिसका विरोध है, आपकी नीति और टीएस का विरोध है, महिला आरक्षण आपको देना नहीं था। रुकिए मैं बीजेपी प्रवक्ता केएस चौहान साहब मैं उस सवाल पर आता हूँ। रुक जाइए अभय जी रुकिए। चौहान साहब मेरा सवाल आपसे ही, आपको पता है कि अभी जो है नंबर गेम में आप लोकसभा में पीछे, क्योंकि जितना बहुमत के लिए चाहिए था उतने आपके पास नहीं थे। उस हिसाब से जब आपको पता है कि बहुमत का आंकड़ा आप नहीं छू सकते, तो फिर एकदम से बिल लाना ये मंशा पर सवाल खड़ा करता है, आपकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा करता है। उनका ये कहना है कोई बैठक नहीं की है ना, कोई समिति नहीं गठित की गई और सीधा सीधा आप लोग बिल लेकर आ गए। आपको ये उम्मीद थी कि विपक्ष आपका साथ देगा, इस भरोसे से आप बिल लेकर आए थे। सबसे पहली बात यह है कि क्या स्पीकर साहब ने असेंबली में इस चीज को वैलिड बताया है कि नहीं बताया है। ये प्रोसीजर जो है वो संवैधानिक किया गया है या नहीं किया गया है। बिल लाने का जो प्रोसीजर था, बिल पास करवाने का जो प्रोसीजर था, क्या वो मतलब वैलिड है या नहीं है, संवैधानिक है कि नहीं है, कानूनी रूप से सही है कि नहीं है, ये हमारे को देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। क्या ये असंवैधानिक था क्या? अगर ठीक है, आप कानूनी रूप से तो लेकर आए वो सही है, लेकिन संख्या बल भी तो होना चाहिए आपके पास। संख्या कम थी सर, आप विपक्ष के भरोसे लाए थे क्या? मेरा सवाल ये है। ठीक है, आप कानूनी रूप से लेकर आए, सारी प्रक्रिया सही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सके ना, ये इसमें तो आप यही वजह है ना, आपको विपक्ष का भरोसा था कि वो आपका साथ दे, उसके भरोसे लाए थे। सोनी जी एक बात बताइए, क्या हमारे को निर्णय हम न लें, हम लोग देश के हित में जो काम है, महिलाओं के हित में काम है, वो ना ले, हम लोग इस चीज में हाथ में हाथ धर के बैठ जाए कि अगर नहीं आया तो क्या होगा, अगर आएगा तो क्या होगा, हम अपनी कोशिश ना करें, हम अपना काम ना करें। लेकिन ये तो विपक्ष को शर्म आनी चाहिए कि जो महिला को पीछे रखने की इसमें शुरू से, जब से आजादी हुई है तब से लेकर आज तक महिला को पीछे रखा हुआ है। और जब से आपका 50-60 साल आपका जब समय था तो आपने क्यों नहीं किया? और उसके बाद दिखाने के लिए 1986 से लेकर आज तक आप विरोध करते हैं, आरक्षण क्यों महिलाओं के आप क्यों आज नारी के साथ खड़ी करो? नहीं, आप नारियों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए हो? आप हर जगह नारियों को पीछे हमने महिला प्रधानमंत्री बनाया, हमने महिला राष्ट्रपति बनाया, अरे आप महिला राज्यपाल बनाया, राष्ट्रपति। ठीक है, इसके इतिहास में जाएंगे तो सभी दलों ने इस बिल को लेकर पूरे प्रयास किए हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य दलों की, लेकिन ये हुआ है कि हमेशा ये बिल नहीं आ सका। लेकिन 2023 में पूरी बहुमत की सरकार ने, मोदी सरकार, उन्होंने ये बिल लेकर आए और ये कानून बन गया है। अब बहरहाल जिस तरह से परिसीमन को लेकर आप लोगों का ये पेच फंसा हुआ है, यही एक विवाद की वजह है। मैं प्रफुल्ल पारे जी आपके पास फिर आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अब ये बिल तो गिर गया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो सड़कों पर है, अब ये जो है बड़े नफे और नुकसान की बात कही जा रही है। अब ऐसे में क्या लगता है, आप बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश करेगी, और क्या कांग्रेस के लिए या पूरे विपक्ष के लिए ये जो है ये फैसला बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है? देखिए, राजनीति बड़ी विचित्र चीज होती है। जब भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है ये पूर्ण बहुमत में नहीं है, सहयोगी दलों पर टिकी हुई है, ये बात क्या प्रधानमंत्री और दूसरे या भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल नहीं जानते कि हमको कितना मत मिलेगा? यही सवाल मैंने इसलिए चौहान साहब से किया। और उसके लिए सामान्य सा कोई प्रस्ताव होता जो बहुमत से पास हो जाता है तो वो पास हो जाता, उसमें कांग्रेस की या दूसरे दलों की कोई जरूरत ही नहीं होती। लेकिन इस समय पर अगर इस बिल को लाया गया और उसमें परिसीमन जैसे विषय को उसके साथ अटैच किया गया, तो वो स्वाभाविक रूप से ये एक बड़ी राजनीति शुरुआत तो थी। पारे जी एक सवाल और, पारे जी एक सवाल और मेरा, ये क्या ये टाइमिंग को लेकर बिल लाया गया है, आप क्या कैसे देखते हैं? क्योंकि बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है। बिल्कुल भाई, राजनीति में टाइमिंग का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। राजनीति में कोई भी काम समय के हिसाब से ही किया जाता है। कई चीजें बहुत सालों साल रोक कर रखी जाती है और जब वक्त आता है तब उसे बाहर निकाला जाता है।
तो ये निश्चित तौर पर कोई नई बात नहीं है कि पॉलिटिक्स तो टाइमिंग और नरेशन का ही तो खेल है। ठीक तो है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर भी है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चौहान साहब, अभय जी और वरिष्ठ पत्रकार पारी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बहस में दावे भी हुए, पलटवार भी हुआ, लेकिन नतीजा अब भी साफ नहीं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिससे देश की आधी आबादी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, वो अब भी सियासत के केंद्र में। एक तरफ हक की बात, दूसरी तरफ राजनीति के आरोप। लेकिन असली सवाल वही कि महिलाओं को उनका अधिकार कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ कानून नहीं, ये प्रतिनिधित्व, सम्मान और बराबरी की लड़ाई। फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।